फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस स्पेशल डिस्कशन में, जिसमें आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो देखे थे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में और साथ में उनके हमने कुछ डेफिनेशन बनाए थे, जो शॉर्ट वाले डेफिनेशन बनाए थे, जिसमें हमने देखे थे। उसी डेफिनेशन के बेस पे हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे थे और उन्हीं क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया। साथ में हम आगे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश किए थे, जिसमें एक वर्ड के बेस पे, यानी वर्ड का मतलब क्या होता है, एक वर्ड, कोई भी वर्ड होगा आपके सामने, एक वर्ड होगा, उस वर्ड के साथ में एक और वर्ड, इसी वर्ड के साथ में एक और वर्ड अगर मैं ऐड करूं, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन तीनों वर्ड को अगर मैं एक साथ में अगर बोलूं तो आपके सामने द ब्यूटीफुल वर्ड अपने आप में फ्रेम होता है, जिसे कहा जाता है फ्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। और इसी फ्रेज को भी हमने डिफाइन करने की कोशिश किया। फ्रेज वो शब्द होता है जो ये अपने आप में शब्दों का भी समूह होता है, बट ये अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। इट मीन्स अगर आप देखोगे तो अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ साथ में आप एक बात करेंगे, एक शब्द के साथ में ऐसे शब्द एक्स्ट्रा अगर वर्ड को यूज करोगे ना, तो अपने आप में फ्रेज की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे हमने इसके थ्रू, और इसी के साथ साथ में हमने फ्रेजेस के अपने आप में काइंड्स में देखे थे, जिसमें सबसे मेनली जो काइंड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और लास्ट वन जो है एडवर्ब फ्रेज है। और ये तो अपने आप में मेन ही फ्रेजेस होते हैं, है ना। फ्रेजेस के अपने आप में काइंड्स होते हैं। और बात करें अगर थोड़ा सा इसको डीपली अगर समझोगे तो नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के भी अपने आप में काइंड्स होते हैं, और उसको भी मैंने अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और साथ में हम इसी के बाद में आगे अगर बात करें तो फ्रेजेस से, अगर इन फ्रेजेस के साथ में अगर बात करोगे तो आपके सामने आज हम पढ़ाने वाले हैं। एक मिनट वेट करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जो इंग्लिश का सबसे बेस्ट थिंग जो है सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस ही एक ऐसा ढांचा है जो सबसे पहले एक स्टूडेंट्स को आना बहुत जरूरी है ना। जब भी हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, तो ये भी अपने आप में शब्दों का समूह ही होता है, जिसमें सबसे पहले मैं इंग्लिश में इसको बना लेता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। ये शब्दों का समूह ही होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग, है ना। A group of words with or complete meaning, it's called sentence। तो ये अपने आप में सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। इट मीन्स अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूं तो शब्दों का वह समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, उसको हम कह सकते हैं सेंटेंस, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तो अपने आप में एक क्या बोलना चाहिए, सेंटेंस के अपने आप में डेफिनेशन होगा। इसको थोड़ा सा और अगर मैं डीपली अगर मैं बताना चाहूँ, इसको हम सेकंड पॉइंट भी बना सकते हैं। इट मीन्स जब हम सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, जो असली जो काम होना चाहिए वो भी होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम बात करें तो इसमें जो है इट हैज अ मेन वर्ब, है ना। इसमें जो आप सेंटेंस में देखोगे तो सबसे पहले मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करोगे ना, तो सबसे पहले हमें मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको सेंटेंस को और डिफाइन करने की कोशिश करूं, मतलब इसको तीसरा पॉइंट अगर बनाने की कोशिश करूं, तो इसमें ना किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या बोलना चाहिए, एक पॉइंट है जिसमें शब्दों की जो है ना सही व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इसको हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इट मीन्स इसको हम कैसे बोलेंगे, शब्दों की सही व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना। अगर हम किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे, अब वर्ड्स को अगर आगे पीछे लिखोगे, मतलब रीअरेंज का भी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको समझना है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों की सही तरीके से व्यवस्था होना चाहिए, अदरवाइज जो वो सेंटेंस होगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। तो इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है स्ट्रक्चर, है ना। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। अगर स्ट्रक्चर नहीं तो इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे मैं आपको बता देता हूँ, सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, है ना। ये दो चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझना, कि किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूँगा। किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहली चीज है, ये अपने आप में डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग। इट मीन्स अपने आप में सेंटेंस में एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। सेकंड थिंग,
इसके पास इट हैज अ मेन वर्ब, इट मीन्स इसमें जो असली काम जो होता है किसी भी सेंटेंस में बनते हैं तो असली काम जो होता है वो होना चाहिए। एंड थर्ड वन, इसमें ना शब्दों की सही व्यवस्था होना चाहिए, इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसको अगर बोला जाए तो दूसरे शब्दों में स्ट्रक्चर का सही तरीके से ढांचा होना चाहिए, है ना। साथ में इसको एक और नाम से बोला गया है, उसको बोला जाता है सिंटैक्स। अब थोड़ा सा इसको आगे अगर मैं समझाऊं तो इस स्ट्रक्चर को भी समझने के लिए आपको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपके सामने, मतलब कहने का मतलब है आपको चाहिए होगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और एक सब्जेक्ट के अलावा अगर मैं सब्जेक्ट को एक और नाम से बोला जाता है जिसे कहा जाता है डूअर, है ना। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं, इसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये तो बात हो गई वर्ब की। एंड अगर बात करोगे इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब किसी भी सेंटेंस को आप डिफाइन करोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और सबसे मेन जो है ना कहानी जो होती है इस वर्ब को देख लो, इसके दर्शन कर लो। क्यों? क्योंकि यही एक कारण है जो वर्ब किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करता है ना। और वर्ब को थोड़ा सा मैं अगर समझाऊं, अगर मैं आप अच्छे से, मैंने आपको बेसिक में स्टार्ट बताया था कि वर्ब अपने आप में 3 तरीके से आपके सामने एक्शन दिखाता है ना। 3 तरीके एक्शन दिखाने का मतलब क्या? पहला जो एक्शन होता है, जो भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो होता है वो अपने इंटेंशन से एक्शन करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और साथ साथ में जैसे आप सुनने का काम कर रहे हो, वो भी आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो, आप अपने इंटेंशन से सुनने का काम कर रहे हो सकता है उसके साथ में आप लिखने का काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें एक्शन जो हो रही है ना वो अपने इंटेंशन से होती है। तो एक अगर इसको हम बोलेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करो कि वर्ब जो है, पहला जो एक्शन है उसको हम बोल सकते हैं डूइंग एक्शन बोलेंगे, है ना। और साथ में थोड़ा सा इसको है ना, दूसरा जो एक्शन होगा, ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो अपने आप एक्शन होते हैं। अपने आप एक्शन मतलब इसको थोड़ा सा मैं सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, जैसे नदी का बहना, है ना। साथ में अगर बोलेंगे सांसों का चलना, सांसों का चलना, ये भी अपने आप में ऐसे एक्शंस होते हैं जो अपने आप होते हैं। इस तरीके के एक्शन होते हैं जो अपने आप होते हैं, उसी को बोला जाता है इंग्लिश में हैपनिंग, है ना। उसको हम क्या बोल सकते हैं? हैपनिंग बोल सकते हैं, है ना। एंड थर्ड वन जो एक चीज है, थर्ड है जो आपकी अवस्था को बताता है, मतलब किसी की अवस्था। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक स्टूडेंट हो तो एक आपकी अवस्था हुई, मैं एक कौन हूं? मैं एक टीचर हूं, तो मेरी एक अवस्था हुई। इट मीन्स वर्ब को डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले मेन चीजें, 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज है वर्ब अपने आप में एक्शन तो दिखाता है, लेकिन एक्शन भी कैसे दिखाता है? एक तो डूइंग, जो भी व्यक्ति होता है वो अपने इंटेंशन से जो भी एक्शन करता है वो अपने आप में डूइंग वर्ब होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ डूइंग वर्ब, है ना, ये आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। सेकंड थिंग हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्शन होते हैं जो अपने आप एक्शंस होते हैं। और लास्ट वन जो स्टेट, मतलब ये किसी की अवस्था को बताता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं, तो एक अपनी एक अवस्था हुई, है ना। अच्छा, बात करें हम थोड़ा सा इसको वर्ब को और समझने की कोशिश करें तो वर्ब के भी अपने, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा है, 2 हिस्से कौन से हो गए? ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये तो अपने आप में इंग्लिश में होगा। अगर मैं इसको हिंदी में अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये सहायक क्रिया होता है। एंड सेकंड थिंग ये मेन वर्ब, इसमें 2 हिस्से हैं। पहला जो आपके सामने हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड है मेन वर्ब, है ना। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अपने आप में बनते कैसे, कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब है मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, विल, सेल, हैज, हैव, वुड, है ना, और हैड। तो ये अपने आप में इतने हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसमें आपको समझना जरूरी है। सेकंड थिंग, है ना, सेकंड थिंग क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब अपने आप में क्या है? किसी भी सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए आपको असली काम होना चाहिए। तो मेन वर्ब के अपने आप में 5 फॉर्म्स बनते हैं। कितने फॉर्म्स बनते हैं? 5 फॉर्म्स बनते हैं। अपने आप में कितने फॉर्म्स बनते हैं? 5 फॉर्म्स बनते हैं। जैसे आपको सामने बता देता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, फोर्थ फॉर्म, वर्ब की, ये इसको ऐसे नहीं, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और उसी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जो कि अपने आप में जीरन को भी बताता है ना, आईएनजी वाला फॉर्म होगा। और उसी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, एस या फिर आई ई एस, तो अपने आप में सिंगुलर वर्ब बनते हैं, है ना। बात करें हम और उसी के द्वारा जैसे, अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक वर्ब भी दे देता हूँ जिसमें डू के अपने आप में जो 5 फॉर्म कैसे बना सकते हो, है ना। डू अपने आप में एक वर्ब है जो कि बेस फॉर्म होता है, जिसमें अगर बात करें सेकंड फॉर्म क्या होगा, डू का बनेगा। डू तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा, एंड अगर सेकंड बात करोगे फॉर्म का तो अपने आप में डिड बनेगा, है ना। अगर बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का तो अपने आप बनेगा डन, है ना, डू डिड डन। अगर मैं बात करूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी तो अपने आप में ये बन सकता है डूइंग बनेगा, है ना। लास्ट वन आप देखोगे किसी भी बेस फॉर्म आपके सामने डू है, इसका अब अगर किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाओगे तो अपने आप में ये फॉर्म बनेगा डज बनेगा, है ना। देखिएगा आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको समझ में आया कि डू अपने आप में बेस फॉर्म होता है, उसके अपने आप में 5 फॉर्म बनाए हमने। पहला तो अपने आप में डू तो बेस फॉर्म हुआ, एंड सेकंड डिड हुआ, एंड लास्ट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हुआ। और बात करेंगे किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर आईएनजी जुड़ेंगे तो अपने आप में ये सिंगुलर, सॉरी इसमें आईएनजी फॉर्म वाला बन जाता है, फॉर्म बन जाता है। और लास्ट वन आप देखोगे डू के साथ में एस लगा के अपने आप में सिंगुलर फॉर्म बन जाते हैं, है ना। क्लियर है। ये तो बात होगी आपके वर्ब के अपने आप में 2 हिस्से हो गए। पहला थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। वर्ब मीन्स क्या होता है, इसमें 3 एक्शन बताते हैं, जिसमें आपको डूइंग, हैपनिंग, स्टेट, और इनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब, है ना, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, वुड, हैड, है ना। और भी हो सकते हैं जिसमें, है ना, मेनली मैंने आपको बता दिया। एंड सेकंड थिंग आपके सामने मेन वर्ब है, जिसमें अपने आप में 5 फॉर्म्स बनते हैं। सिमिलर आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ेंगे तो किसी भी बेस फॉर्म के साथ में वो डूइंग वाला बन जाता है ना। एंड अगर बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में सिंगुलर कोई एस, ई एस, आई एस जुड़ेंगे तो अपने आप में ये सिंगुलर फॉर्म बन जाते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये तो बात होगी वर्ब की बात करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट को समझने के लिए एक चीज समझना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, समझना इस चीज को, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब ने मिल के जो भी किया, इट मीन्स आपके सामने जो भी आंसर मिला वो आपका कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बात समझना, इसको हम थोड़ा सा और इजीली समझाऊं मैं आपको कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर जो भी किया वो आपका कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसको हम और सिंपल तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, इस वर्ब के बाद में आपको यदि आंसर मिलता है एक तो व्हाट से या फिर whom से, है ना, कितनी चीजों से मिलता है आपको, यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद में आपको यदि जवाब मिलता है व्हाट से या तो फिर whom से, तो आपको हम इजीली हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात है सिंपल, है ना। ये जो अपने जो आपके पास में जो आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद में यदि आपको आंसर मिलता है व्हाट, whom से, तो हम इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है ना। क्लियर। तो हमने जो डिफाइन किया कि सेंटेंस होता क्या है, तो सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद में वर्ब होता है, और लास्ट में आप देखोगे ऑब्जेक्ट होता है। ये तो अपने आप में सेंटेंस का एक ढांचा बोल सकते हैं, है ना। ये तो बात होगी सेंटेंस की। अगर मैं इसको डेफिनेशन या परिभाषा अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अगर इंग्लिश में देखें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर इसको हम थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो शब्दों का समूह ही होता है जिसमें एक पूर्ण मतलब कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, है ना। किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे कि समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, उसी के साथ साथ में एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, अदरवाइज आप उनको आप सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। साथ में अगर मैं सेकंड पॉइंट मैंने आपके सामने जो बनाया, इट हैज अ मेन वर्ब, मतलब किसी भी सेंटेंस में जब भी आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको जो असली काम जो होता है ना किसी भी सेंटेंस में, ये होना चाहिए, अदरवाइज आप उनको किस कैटेगरी में रखोगे, वो फ्रेज की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको अच्छे से समझने की कोशिश किया। फ्रेज वो होता है जिसमें शब्दों का समूह तो होता है बट वो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, तो हम उसको फ्रेज की कैटेगरी में रख सकते हैं।
कब रख सकते हैं? जब आपके सामने कोई मेन वर्ब ना हो, क्योंकि लेकिन अगर हम बात करें सेंटेंस में तो इसमें क्या होना चाहिए? इट हैज अ मेन वर्ब, इसमें जो असली काम जो होता है वो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें ना, किसी भी सेंटेंस को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। इट मीन शब्दों की सही तरीके से व्यवस्था होना चाहिए। अदरवाइज आप शब्दों की सही तरीके से व्यवस्था नहीं करोगे तो आपका जो सेंटेंस हुआ वो मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। जैसे अगर बात करेंगे तो इसको एक नाम है स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर मीन्स होता है हिंदी में ढांचा होता है, इसको एक और नाम से हम बोल सकते हैं सेंटेक्स करके है ना। और आप अच्छे से जानते हो कि इस स्ट्रक्चर को हम अगर इजीली अगर समझना, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया। पहला आपके सामने है सब्जेक्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट को भी एक और नाम बोलते हैं, डूअर करके बोला जाता है ना। एंड सब्जेक्ट के बाद में आप देखोगे वर्ब, और ये वही वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं इसको इजीली अगर मैं समझाऊं, मतलब वर्ब के बिना आप किसी भी सेंटेंस को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? जैसे मैं अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, एक सेंटेंस दे रहा हूं, गो देयर, है ना, या फिर अगर मैं बोला आपको गो, है ना, तो अपने आप में सेंटेंस में आप देखोगे कि गो अपने आप में वर्ब है, देयर अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब हुआ कि इस गो के पहले आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना, लेकिन इस वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेकंड में आप देखोगे गो, इसका भी अपने आप में पर्टिकुलर मीनिंग तो निकल ही रहा है ना, लेकिन उसके पहले में आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और उसी वर्ब के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये गो वर्ड जो है उसका मीनिंग दे रहा है। गो मीन्स होता है जाना, आप किसी को, आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो। इट मीन्स अपने आप में गो अपने आप में मीनिंगफुल दे रहा है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के होने या ना होने से किस पर फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ना होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप सेंटेंस नहीं बना सकते किसके बिना? वर्ब के बिना। बात क्लियर हुई? तो हमने वर्ब को देखने की कोशिश किया जिसमें डूइंग वर्क वो वर्क होता है, वो एक्शन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है ना, उसको हम डूइंग वर्क बोल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब क्या होता है? वो ऐसे एक्शन होते हैं जो अपने आप एक्शंस होते हैं। एंड लास्ट वन जो है आपके सामने स्टेट, ये अपने आप में किसी की अवस्था को बताता है ना। ये अपने तीन तरीके से एक्शंस हुए और आप अच्छे से जानते हो कि वर्ब को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, इसी हेल्पिंग वर्ब को एक नाम बोलते हैं जैसे हिंदी में सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, वुड, हैड, और इसके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एंड सेकंड थिंग जो दूसरा जो हिस्सा आपके सामने है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब के भी अपने आप में 5 फॉर्म्स बनते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। और बात करें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म, तो ये अपने आप में आईएनजी वाला फॉर्म बन जाता है ना। सेकंड अगर बात करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, एस, आईएस जोड़ के अपने आप में सिंगुलर फॉर्म बनते हैं। जैसे एग्जांपल करें आपके सामने एक वर्ब दिया मैंने डू करके, तो डू तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता ही है, लेकिन इसी का सेकंड फॉर्म आप देखोगे तो डू का डिड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये आईएनजी वाला फॉर्म बन जाएगा। एंड सेंड, और उसी के बाद में डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी के साथ में ये जोड़ेंगे तो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म बनते हैं। बात करें तो अपने आप में वर्ब की बात होगी, है ना। और आपको उसके अलावा ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी ये बात करें किसी भी सब्जेक्ट या वर्ब मिलके अपने आप में जो भी एक्शन करे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसे होगा इसको हम इजीली समझेंगे, जिसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के साथ में जो भी करे, आपके सामने जो आंसर मिले वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर, इसको हम ऐसे समझेंगे, वर्ब के बाद में आपको यदि आंसर मिलता है व्हाट या तो फिर whom से मिले तो अपने आप में ये ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ब के बाद में यदि आपको व्हाट या whom से आंसर ना मिले तो हमें when, where, how या why से आपको आंसर मिले, तो वो पहली बात तो वो अपने आप में एडवर्ब्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये सबसे मेन है जो क्या बोलना चाहिए, सेंटेंस की डेफिनेशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि जो आपके सामने मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन आपको बताया है
इसको रिवाइज करना, ताकि बहुत इजी होगा जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको इजी होगा समझने के लिए। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो भी हम कंटेंट देते हैं तो उसको सबसे पहले जरूरी ये समझदारी ये रखना है कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपको उसको रिवाइज करना है, क्योंकि कारण क्या इसके पीछे, अगर जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना प्रॉब्लम आपके लिए ही होगा। आगे हम कंटेंट जो देंगे ना वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, मतलब आप डेफिनेटली ये है कि आप उस चीज को नहीं समझ सकते हो, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जो भी मैं आपके सामने आज का जो क्लास रहा इसको आप रिवाइज करना, और मैं आज के लिए इतना ही क्लास रखूंगा, और इस क्लास के साथ में आगे आप बनाए रहना, क्लास में अटेंड करना, है ना क्लास। एंड थैंक यू वेरी मच जो आपने क्लास को अटेंड किया। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से आप आगे आने वाली जितना मैं आपको क्लास बेसिक ऑफ इंग्लिश का जो क्लासेस देने वाला हूँ उसमें आप अटेंड करना, और साथ साथ में आपको दो चीजें आपको समझ में आएगी, है ना। जैसे विनोद के सर क्या बोलना चाहिए, पढ़ाते कैसे हैं, और मेरा जो स्पीड है आपको एक चीज समझ में आएगा, उस स्पीड के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ये चीजें आपको समझ में आएगा। एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।